2024 लोकसभा चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद तेज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 15 दिन में दूसरी बार प्रशांत किशोर से की मुलाकात। दिल्ली में कल 15 गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक। धर्म परिवर्तन पर लखनऊ एटीएस का एक्शन। लखनऊ में 2 मौलाना गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई करती थी फंडिंग। 1000 गरीब हिंदुओं का करवा चुके हैं धर्म परिवर्तन। कोविड से मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। केंद्र से 3 दिनों के भीतर मांगा जवाब। केंद्र ने कहा धन की कमी नहीं, पर हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे पैसा। और दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी ने किया ऐलान, दुनिया को मिलेगा एम योगा ऐप। कई भाषाओं में होगा योगा का प्रसार। यूपी के सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और देश की बात में आज हम बात करेंगे विश्व योगा दिवस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की। योग से मुक्ति और संयम सीखने के और सिखाने के संदेश के बाद बात करेंगे सरकार के बढ़ते बंधनों की। सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी फिल्म पर रोक की जो तैयारी चल रही है, टीवी मीडिया से मांगी गई शिकायतें दूर करने के नाम पर बहुत सारी जानकारी, उसके साथ साथ वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कस चुका है शिकंजा। ये तमाम बातें होंगी इस देश की बात में, क्योंकि ये देश अपने मजबूत प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है, जहां पर अभिव्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता है, जहां अपनी बात आप सबसे निचले स्तर की व्यक्ति भी सबसे ऊंची कुर्सी को सुना सकता है। लेकिन अब शायद ऐसा न हो, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। उधर यूपी में चुनाव से पहले जो धर्म मजहब का धंधा शुरू हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि बीजेपी के हाथ कैसे बड़ा हथियार लगा है, तो विपक्ष ने कैसे मंदिर के लिए जमीन खरीद का मामला उठाया है। उधर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की हो रही है तैयारी, और चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की जो आशंका जताई जा रही है, इस बीच प्रियंका गांधी ने क्या किया है, और इसके साथ साथ जो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है उस पर भी हमारी नज़र होगी। महाराष्ट्र में सत्ता के बनते नए समीकरणों पर भी नज़र डालेंगे और तीसरे मोर्चे की तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो तमाम बड़ी खबरें हैं उसके अलावा ऐसी कौन सी खबरें हैं जो हमारे और आपके लिए बेहद अहम रही हैं। आज एक नज़र डालेंगे सबसे पहले उन सुर्खियों पर जिनको आप इस चैनल पर देखते रहे हैं और इसका पूरा विस्तार आगे भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 जून को पार्टी के महासचिवों, राज्य के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कांग्रेस के हिसाब से इस मीटिंग में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा होगी। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अपने अंतर्कलह पर भी इसको बातचीत करेगी और उसको सुलझाने की कोशिश करेगी। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज देश भर की नजर रही वो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें लश्कर के टॉप कमांडर मुदासिर पंडित भी शामिल है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि सरकार भी कश्मीरी नेताओं से जल्द ही मिलने वाली है, और इसके साथ साथ इस बात के जो उम्मीदें हैं वो जग गई हैं कि बहुत जल्द अब वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। इस बीच खबर ये भी है कि जम्मू को एक अलग राज्य क्यों न बना दिया जाए, इस पर भी बातचीत होगी। उधर बंगाल सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसके चुनाव के दौरान राज्य में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समिति गठित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि अपने स्वयं के आदेशों पर अपील में हाईकोर्ट नहीं बैठ सकता। ऐसे में बंगाल सरकार अपनी दलीलें एनएचआरसी के समक्ष रख सकती हैं। गौरतलब है कि इस वक्त एनएचआरसी के चेयरमैन जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी की ज़बरदस्त प्रशंसा की थी और कहा था कि वो एक ऐसे
नेता हैं जिनके पास दूरदर्शिता है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मूले पर सुनवाई हुई है। इस दौरान बोर्ड ने बताया कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। रिजल्ट से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जाएगी और अगर हालात सुधरते हैं तो परीक्षाएं 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हो जाएंगी। दूसरी बड़ी खबर जिसको हम और आप जानना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि कोरोना का क्या हो गया, क्या कोरोना इस देश से चला गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में कमी तो दर्ज की जा रही है, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तीसरा जो संक्रमण का काल है वो भी आ सकता है यदि हम नहीं बचे तो। फिलहाल पिछले 24 घंटे में 53,000 से अधिक मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 1422 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि जगह जगह पर जो आंकड़ों को है वो छुपाया जा रहा है या उन्हें सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि एक्टिव मामलों की संख्या 78 दिन के बाद 7 लाख से कम हुई है। वहीं आज से 18 साल के ऊपर वालों को केंद्र ने मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराना शुरू कर दिया है। तो एक अच्छी खबर थी, 21 तारीख से अब 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिलना शुरू हो गया है। इन तमाम बड़ी खबरों को हमने आपको दिखाया। स्वस्थ रहना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और आज जब विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा था तो आज स्वस्थ रहने के लिए किस तरह से सारे विश्व में कार्य किए गए हम आपको ये भी दिखाते हैं। चलिए देश की बात की शुरुआत करेंगे और उसके बाद उन तमाम खबरों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे जिसका विस्तार आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यदि अभी तक आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं हैं तो ये सही वक्त है कि आप उठें, जगें और योग करें। 7वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कोरोना महामारी के दौरान योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी आशा की किरण साबित हुआ। उन्होंने कहा कि योग से दुनिया भर में लोगों में प्रेम बढ़ा है। योगा एंड वेलनेस की थीम पर आधारित इस योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी योग को संयम का आधार उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश दुनिया को कोरोना की पीड़ा भुलाने के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। संदेश देने का प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा अपना एक खास अंदाज रहता है। आज भी भगवा वस्त्र धारण करना चुनावी संदेश ही माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के भगवा का असर दिल्ली दरबार महसूस कर रहा है। यूपी में चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सुख दुख में समान भाव से रहने की शिक्षा वैदिक श्लोकों के माध्यम से दी। हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी योग को संयम और अनुशासन योग का पर्याय बताते हैं, बंधनों से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। लेकिन मोदी सरकार धीरे धीरे संयम खोती नजर आ रही है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने की कोशिशों को अनुशासन के रूप में पेश किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौर को भी अनुशासन पर्व के नाम से जाना जाता रहा है। ऐसे में योगाभ्यास की प्रेरणा देने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार संयम के नाम पर असहमति और विरोध करने वालों पर कड़ाई बरतने के नए नए तरीके अपना रही है। बोलने और लिखने की आजादी पर कसती लगाम बता रही है कि कोरोना महामारी को संभालने में नाकामी से लोकप्रियता घटने का डर मोदी सरकार को सताने लगा है। ऐसे में मोदी जी का ये संदेश खुद उनकी सरकार के लिए ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। मोदी सरकार को सीखना जरूरी हो गया है कि सुख दुख, सहमति और असहमति के बीच संयम से राजधर्म का पालन कैसे किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और प्रधानमंत्री मोदी के योग दिवस पर पहने गए ड्रेस की भी खासी चर्चा रही। हमें याद है कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस पर ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहने थे। आज उन्होंने भगवे कपड़े में अपना भाषण किया और उसको लेकर काफ़ी चर्चा रही, चुटकी भी ली गई और ये कहा गया कि हर रंग के मायने अलग अलग हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इन आने वाले भविष्य की ओर इशारा
प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े कर रहे थे। ये हो या न हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि योग हमें स्वतंत्र करता है बीमारियों से, मानसिक रोगों से और असंतुलन से। और ये स्वतंत्रता हर क्षेत्र में होनी चाहिए और हर जगह प्यारी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जो हमारी अभिव्यक्ति को परतंत्र कर रहे हैं। फिल्म जगत से उठ रही विरोध की आवाज़ों के बीच मोदी सरकार अब सेंसर सर्टिफिकेट ले चुकी फिल्मों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। सरकार ने सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2021 पर रायशुमारी के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। बताया जाता है कि सरकार इस संशोधन से सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र ले चुकी फिल्मों से दृश्य हटाने या फिल्म प्रदर्शन पर अंतिम अधिकार खुद लेना चाहती है। वहीं सरकार का ये मानना है कि इस मसौदे के तहत फिल्म पायरेसी के मामले में कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है। फिल्म जगत के खिलाफ टीवी चैनल्स में जारी बदनाम करने की लंबी मुहिम के बाद सरकार ने नए सिरे से शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सरकार का मानना है कि बहुत सी फिल्मों को सेंसर बोर्ड से भले ही सर्टिफिकेट मिल जाता हो, लेकिन फिल्म पर किसी को ऐतराज होने पर उसके साथ न्याय करने का आखिरी अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सेंसर बोर्ड से फिल्म को प्रमाण पत्र मिलने पर सरकार को उस पर दखल देने का हक नहीं पहुंचता। लेकिन मसौदे में साफ किया गया है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन इसी वजह से लाया जा रहा है। सरकार यहां सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 5B1 का हवाला देकर कहती है कि किसी फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित नहीं किया जाएगा यदि प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम अधिकारी की राय में फिल्म या उसका कोई हिस्सा आर्टिकल 19 के हितों के खिलाफ है। इन हितों के तहत देश की एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा, विदेशों से संबंध, कानून व्यवस्था, अश्लील और अनैतिक और मानहानि या अदालत का अपमान होता है तो कंटेंट पर फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास है। सरकार धारा 19 के हवाले से यह अधिकार अपने पास रखना चाहती है। दरअसल फिल्म जगत में सरकार के रवैये को लेकर लगातार असहमति और विरोध के स्वर उठ रहे हैं। स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, प्रकाश राज समेत कई अभिनेता, निर्देशक सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इसके बाद राजनीति पर आधारित कई वेब सीरीज से सरकार के कान खड़े हो गए हैं, जिससे सरकार ने गर्म तेवर अख्तियार कर लिए हैं। इससे कुछ देर पहले ही सरकार विरोध और असहमति की आवाज को दबाने के लिए सरकार ने केबल टीवी कानून संशोधन 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत टीवी चैनलों पर प्रसारित किसी सामग्री को लेकर किसी दर्शक की आपत्ति पर उसका समुचित निदान करने के लिए एक 3 टायर शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाएगा। इसके लिए 40 सदस्यों की एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स भी शामिल होंगे। जाहिर है जिन संस्थानों पर गोदी मीडिया का टैग नहीं लगा है, उनके लिए खुद को निष्पक्ष साबित करना एक बड़ी चुनौती होगा। दरअसल सरकार के लगातार किए जा रहे कई फैसले असहमति, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के तहत वेब कंटेंट और वेबसाइट पर लगाम कसने के लिए इनके स्वामित्व और शिकायत निवारण तंत्र बनाने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन IT रूल्स के अमल के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। ट्विटर और सरकार के बीच जारी घमासान जग जाहिर हो चुका है। बहरहाल सरकार कोरोना प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम रहने की खबरों को सुर्खियां बनने से बुरी तरह घबराई नजर आती है। वहीं सोशल मीडिया में भी सरकार की खुलकर आलोचना हो रही है। सरकार मीडिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट और टीवी चैनल्स को अनुशासन सिखाने में जुट गई है। इन कोशिशों को इंदिरा गांधी के अनुशासन पर्व से जोड़कर देखा जा रहा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। वैसे दूसरे लोकतांत्रिक देशों की हम बात करें तो ज्यादातर देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार माना गया है। अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में वर्ष 1791 में बिल ऑफ राइट्स को अनुमोदित करके फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए मीडिया की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल किया गया था, लेकिन इस पर कुछ आधार पर नियंत्रण भी लगाया गया। हमारे यहाँ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विथ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि कुछ रिजनेबली रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे को इसी आधार पर अमेरिका ने लीक दस्तावेजों को प्रकाशित करने का दोषी बनाया है। संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद
19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वो किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए स्वतंत्र होगा। भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो यहाँ अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार बनाया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के जरिए इसे सीमित करने के आधार भी बताए गए हैं कुछ खास परिस्थितियों में। ये आधार हैं झूठी निंदा, मानहानि, अदालत की अवमानना या वैसी कोई बात जिससे शालीनता या नैतिकता को ठेस लगती हो या जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो। अभी भारत में कुल 8 आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में इस साल 20 अप्रैल को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें भारत इस साल भी 180वें नंबर पर था। 142वें नंबर पर 180 देशों में लगभग 142वें नंबर पर रहा, यानी कि काफ़ी पीछे नंबर। पिछले साल भी भारत कुछ इसी तरह से प्रदर्शन कर रहा था। अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं, उससे जानकार ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की जो एक तरह से असीम शक्ति हमें मिली है, हमारे स्वस्थ प्रजातंत्र को मिली है, उसको रोकने की कोशिश चल रही है। हालांकि अदालतें बार बार कह चुकी हैं कि जो डिसेंट का अधिकार है, यानी कि मतभेद का अधिकार है, वो एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। लेकिन अब इस पर जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि सवाल ये उठ रहा है कि सरकार करना क्या चाह रही है। एक तरफ सिनेमा पर रोक, किताबों पर रोक, टेलीविज़न पर यानी खबरों पर रोक, वेबसाइट्स पर रोक, सोशल मीडिया पर रोक। आखिर इतनी रोक रहेगी तो स्वतंत्रता कैसे रहेगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी रक्षा कैसे हो पाएगा? कोरोना के कहर के बीच उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक मामला सामने आने से राज्य के सियासत में तूफान उठने का अंदेशा है। नोएडा में एक धर्मांतरण कराने के आरोप में यूपी एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के जमीन खरीद मामलों में एक के बाद एक घोटाले सामने आने से बीजेपी की भी फिक्र बढ़ी हुई है। इस बीच प्रियंका गांधी ने भी 50 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं को फोन करके चुनाव में तैयार रहने के लिए कहा है और कहा है कि आपकी टिकट्स कंफर्म हैं। इधर समाजवादी पार्टी भी जबरदस्त कवायद करके बसपा को तोड़ने की कोशिश में है और साथ ही ब्राह्मण वोट उसको कैसे मिले इस पर पूरे तरह से लगी हुई है, विचार कर रही है और ऐसे ही समीकरण जुटाने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के जो छोटी छोटी हलचलें हैं वो इस बात को साबित कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन अब चुनावों के लिए तैयार हो रही है। तमाम दल अलग अलग तरीके से, चाहे वो जाति के हो, धर्म के हो, विवाद के हो या ध्रुवीकरण के हो, वो सारे खाद डालना शुरू कर चुके हैं ताकि सीटों की फसल काटी जा सके। कोरोना के कहर के बीच मजहब की सियासत पर भारी पड़ी थी इंसानियत। हिंदुओं को कंधा देते मुसलमान और हर फर्क को भुलाकर दर्द बांटते इंसान। ऐसी तस्वीरों के आंसुओं से धुलने का अंदेशा हो गया है। बताया जाता है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाना तय हो गया है। कोरोना में अपनों की मौत पर आंसू भी ढंग से सूखे नहीं हैं कि यूपी में लोकतंत्र के जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच महामारी के प्रबंधन में नाकामी की दुनिया भर में बदनामी से परेशान बीजेपी के हाथ नया मुद्दा लग गया है। यूपी एटीएस ने 2 मौलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर और इसमें काफी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीजों पे काम करता है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। धर्मांतरण का ये मामला महज संयोग नहीं माना जा रहा है। अगर इससे भी चुनावी फायदा ना हुआ तो जनसंख्या कानून लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। हिंदू मुस्लिम बंटवारे का ये नया फार्मूला नहीं है। पिछले 70 सालों से मुसलमानों के खिलाफ यही बताया जा रहा है। कहा जाता रहा है कि एक दिन इनकी तादाद इतनी हो जाएगी कि अपने ही मुल्क में हिंदू की हैसियत दूसरी हो जाएगी। दरअसल राम जन्मभूमि न्यास की जमीन खरीद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
एक के बाद एक खरीद में घोटाले के मामले सामने आते जा रहे हैं। मेयर के रिश्तेदार ने 20 लाख में जमीन खरीदकर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी है। रामलला विराजमान के नाम पर हो रहे घोटाले बीजेपी के लिए बहुत भारी साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया में इन घोटालों पर लिखने वाले पत्रकार विनीत नारायण समेत 3 लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय की करीबी संजय बंसल की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। उधर आरएसएस ने अंदर ही अंदर चुनावी कमान संभाल ली है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल संतोष लखनऊ पहुंच गए हैं। संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले भी चुनावी मामलों में सीधे दखल रखेंगे। तो कांग्रेस ने भी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है। महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के 50 से ज्यादा नेताओं को खुद फोन कर चुनावी तैयारियां करने के लिए कह दिया है। बहरहाल नेताओं के लिए इंसान का दर्द बेमानी है। शायद जमहूरियत की यही कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है और सियासी शहमात का खेल शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी सियासी जोड़तोड़ अभी से शुरू हो गई दिखती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार मंगलवार को गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी करने वाले हैं। पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की संभावना तलाशने के लिए विपक्षी पार्टियों की ये बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया है और ये कहा जा रहा है कि पवार एक तीसरा मोर्चा जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन बगैर कांग्रेस के। इसी कड़ी में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सप्ताह में दूसरी बार शरद पवार से मुलाकात की है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आप भी अपनी भूमिका को लेकर काफ़ी सक्रिय है और इसके पहले आप समाजवादी पार्टी से एक गठबंधन करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में। उधर गुजरात में भी अपने भाग्य को आजमा रही आप में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, जिससे वो भी उत्साहित है। अब देखना ये होगा कि शरद पवार आपको अपने साथ कितना ला पाते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष अभी मान रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी को पटखनी दी जा सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलने और सरकारी तंत्र के पूरी तरह फेल हो जाने से लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है, जिसको विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। मिशन 2024 के तहत पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की तैयारियों की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सप्ताह में दूसरी बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच ये मुलाकात दिल्ली में हुई। इससे पहले दोनों 11 जून को एनसीपी प्रमुख के मुंबई स्थित आवास पर मिले थे। प्रशांत कुमार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार थे। माना जा रहा है कि ममता के प्रतिनिधि के रूप में ही उन्होंने पवार से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद जब ममता से पूछा गया कि क्या वो खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखती हैं, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था, हम सब मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अभी पहले कोविड-19 से लड़ाई लड़नी है। उधर शिवसेना के नेता संजय राउत भी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों के अलायंस की वकालत कर चुके हैं। राउत ने कहा था कि उनकी इस बारे में शरद पवार से भी बात हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के सहयोगियों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शिवसेना के एक विधायक प्रताप नाइक ने उद्धव ठाकरे से बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस पहले ही अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सेना बीजेपी में नए रिश्तों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इससे पहले 8 जून को पीएम मोदी उद्धव की 1-to-1 मुलाकात के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम को देश का सबसे बड़ा नेता बता चुके थे। सेना स्थापना दिवस पर उद्धव ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा था। कांग्रेस की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को एक समय 2024 चुनाव में विपक्ष की ओर से पीएम पद का साझा उम्मीदवार भी माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल वो अगले साल 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जूझते दिख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतरकलह के बीच कैप्टन अमरिंदर दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ वो पार्टी नेताओं के बीच सुलह के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। अमरिंदर सिंह ने कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे असंतुष्ट नेताओं के साथ सुलह समझौते के संकेत भी दिए थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अमरिंदर सिंह के नेतृत्व और कुछ अहम मुद्दों पर उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। खासकर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में कार्रवाई न होने से एक वर्ग नाराज है, जबकि पंजाब कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इसका वादा किया था।
पंजाब सरकार में दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व कम होने और मुख्यमंत्री का सभी के लिए उपलब्ध न होने से भी एक धड़ा नाराज है। इस बीच 2 कांग्रेस विधायकों के बेटों को अनुकंपा के आधार पर विशेष मामला मानते हुए सरकारी नौकरी देने का मामला मतभेद की कई वजह बन गया है। इसका विरोध सिर्फ विपक्षी नहीं कर रहा बल्कि कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन अमरिंदर अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एक बड़ी खबर आई सुप्रीम कोर्ट से भी। कोविड से हुई मौत पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार और पक्षकारों को 3 दिन के भीतर लिखित दलीलें देने को कहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और खाद्य वितरण पर उसे खर्च करना चाह रहे हैं, न कि हम जो लोग मर गए हैं उनको पैसे देकर बर्बाद करना चाह रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों को मुआवजा देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर कर जानकारी दी गई थी कि कोरोना से मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये बाढ़ तूफान जैसी आपदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कोरोना से मौत पर मुआवजे, कोविड डेथ सर्टिफिकेट के मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने केंद्र से कोविड डेथ सर्टिफिकेट की गाइडलाइंस आसान करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि पहले जो सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं क्या उनमें बदलाव हो सकेगा। अदालत ने 3 दिन में केंद्र से लिखित जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने केंद्र द्वारा दिए गए जवाबों पर सवाल खड़े किए। केंद्र पैसों की कमी की बात करके किसी को राहत पहुँचाने से इनकार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि 2015 का आदेश लागू नहीं हो सकता है। हर आपदा अलग तरह की होती है, ये तो वैश्विक महामारी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि हमारा फोकस तैयारी और मैनेजमेंट पर रहा है। हमारी तैयारी 5 साल के लिए है। केंद्र ने कहा कि मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन, मुफ्त में अनाज देना, ये सब आपदा मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। ऑक्सीजन की खरीद भी इसी में आती है। एसजी ने कोर्ट को बताया कि सरकार की प्राथमिकता कोविड मैनेजमेंट है, मुआवजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सवाल किया कि क्लास 4 के कर्मचारियों को इंश्योरेंस पॉलिसी कवर क्यों नहीं दिया गया। सरकार ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को इंश्योरेंस दिया है, जहां कमी रह गई है उस ओर ध्यान दिया जाएगा। अदालत में सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड डिस्ट्रीब्यूशन पर उसे खर्च करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट पर कोविड कारण न होने को लेकर सवाल किया। अदालत ने कहा कि कई अस्पताल कागज नहीं दे रहे हैं, मौतों का कारण शामिल नहीं किया जा रहा है। कोरोना के कारण भी हार्ट अटैक और अन्य दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कुछ कागजों में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये बातें हैं, ये वायदे हैं, ये ठीक वैसे 4 लाख का मामला ठीक वैसे ही है जैसे कभी हमने 15 लाख की बात सुनी थी। आज सरकार ने अदालत में भी एक तरह से यही बात समझाने की कोशिश की है अदालत को। उधर ये सियासत तो चलती रहेगी। हम आपको अपने देश के उन धरोहरों की ओर ले चलते हैं जो कभी नहीं मिटेंगे, चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए। अपने विशेष सेगमेंट धरोहर में आज हम बात कर रहे हैं एलोरा की गुफाओं की। पहाड़ों को काट कर बनाई गई एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों यानी बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के साक्षी हैं। ये गुफाएं धार्मिक सहिष्णुता की भावना को भी दर्शाती हैं, जो भारत की खास विशेषता है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 10वीं शती के बीच 3 चरणों में किया गया। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक करीब 2 किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्र में फैले एलोरा की गुफाओं में 34 बौद्ध मठ और मंदिर एक ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अजंता की गुफाएं जहां सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वहीं एलोरा की गुफाओं में वास्तुकला और मूर्तियां 3 अलग अलग भारतीय धर्म से जुड़ी हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन धर्म की गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच 3 चरणों में किया गया।
प्रारंभिक गुफाएं हिंदू काल 550 से 600 ईस्वी, बौद्ध काल से 600 से लेकर 730 ईस्वी और अंतिम चरण जैन और हिंदू काल 730 से 950 ईस्वी के बीच किया गया। एलोरा के गुफा नंबर 16 यानी कि कैलाश मंदिर सबसे उत्कृष्ट है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक स्मारक है, जो एक ही चट्टान से निर्मित दुनिया में अपनी तरह का एक ही मंदिर है। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण 757 से 783 ईस्वी के दौरान कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा की गुफाओं में 10 चैतन्य गृह हैं, जो शिल्प देवता विश्वकर्मा जी के लिए समर्पित किए गए। 650 ईस्वी में बने विश्वकर्मा गुफा को लकड़ी के बीम की तरह देखने वाली चट्टान के खत्म होने के कारण बढ़ई की गुफा के रूप में भी जाना जाता है। एलोरा गुफा के स्तूप हॉल के अंदर एक उपदेश मुद्रा में आराम करते हुए भगवान बुद्ध की 15 फीट की मूर्ति है। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित एलोरा गुफाओं के उत्तर में पड़ी 5 गुफाओं की खुदाई 9वीं से 10वीं शताब्दी में की गई थी। हिंदू और बौद्ध गुफाओं की तुलना में छोटे, इनमें मंडप और एक स्तंभित बरामदा है। जैन मंदिरों में यक्ष और यक्षी देवताओं और देवियों की नक्काशी है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब यादों के झरोखे से नए दौर में अगर बॉलीवुड में मां के किरदार में अगर कोई सबसे ज़्यादा फिट बैठा तो वो थी रीमा लागू। आज रीमा लागू का जन्मदिन है, तो आज यादों के झरोखों में हम उन्हीं को याद करेंगे। उनका जन्म 21 जून 1958 को हुआ। रीमा लागू का असली नाम नयन भड़भड़े था। रीमा लागू ने अपने करियर की शुरुआत मराठी सिनेमा से की। कई सालों तक उन्होंने मराठी थिएटर में काम किया, जिसके बाद 1980 में उन्होंने फिल्म कलयुग से बतौर सह अभिनेत्री हिंदी सिनेमा में कदम रखा। लेकिन रीमा को उस समय पहचान मिली जब उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की मां का रोल निभाया, और उसके बाद रीमा एक तरह से सिने पर्दे की सबसे फेवरेट मां बनकर उभरी। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल्स के जरिए भी घर घर में अपनी पहचान बनाई। 18 मई 2017 को रीमा लागू का 59 साल की उम्र में निधन हो गया था। तो रीमा लागू की उस खूबसूरत हंसी को और ममतामयी चेहरे को याद करते हुए आज बस देश की बात में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, इसी कामना के साथ नमस्कार। छिपकली सी छोरी माँ की आंखों में धूल झोंकती है। अपने पेट से पैदा किया है तुझे और तेरे पेट के हर मरोड़ को पहचानती हूँ मैं। हिंदी और मराठी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को मुंबई में हुआ। रीमा का बचपन का नाम गुरिंदर भदभदे था। रीमा की मां मंदाकिनी भदभदे मराठी रंगमंच की कलाकार थी। मां के अभिनेत्री होने की वजह से बचपन से ही रीमा का रुझान एक्टिंग की ओर रहा। रीमा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 9 फिल्मों में काम किया, मगर जब इसकी वजह से उनकी पढ़ाई में रुकावट आने लगी तो वे आगे की पढ़ाई करने के लिए पुणे चली गई। लेकिन फिल्मों के लिए मन में जो खिंचाव था वो एक बार फिर रीमा को मुंबई खींच ले आया। मुंबई आने के बाद रीमा ने श्याम बेनेगल के साथ एक साबुन का विज्ञापन किया, जिससे उन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली। बतौर मुख्य कलाकार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1979 की मराठी फिल्म सिंहासन से की। 1980 की फिल्म आक्रोश उनकी पहली हिंदी फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने 1981 की फिल्म कलयुग में काम किया। ज्यादातर हिंदी फिल्मों में रीमा ने मां की भूमिका अदा की। इसकी ना को हाँ में बदलना मुझे आता है, जिसकी वजह से निरूपा रॉय के बाद हिंदी फिल्मों में रीमा को ही मां की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। हिंदी और मराठी फिल्मों के अलावा रीमा ने हिंदी और मराठी टेलीविजन अभिनेत्री के तौर पर भी काम किया। उन्होंने 1985 की टीवी धारावाहिक खानदान से छोटे पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने श्रीमान श्रीमती, तू मैं, तुझा मजा जमना और मनाचा मुजरा जैसे कई बेहतरीन हिंदी और मराठी धारावाहिक में काम किया। रीमा ने कयामत से कयामत, मैंने प्यार किया, पत्थर के फूल, आशिकी, हिना, साजन, संग्राम, हम आपके हैं कौन, जुड़वा, कुछ कुछ होता है, वास्तव और अग्नि दिव्या जैसी सफल हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। 18 मई 2017 को रीमा ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।